नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपको ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी, जो कि आपका भाषा से हम क्या इसका हम लोग लेखक परिचय जान गए थे और कुछ हम लोग अर्थ भी जाने थे हिंदी का, कुछ बच गया था जो आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। कहने का अर्थ संस्कृत क्या है, बहुत ही आपका बहुत प्राचीन, मतलब बहुत पहले से ही क्या आपका संस्कृत जो भाषा आपका चलते हुए आपका आ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। यानी कह रहे लेखक जी कि हम लोग जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी क्या आपका ग्रीक भाषा से भी आपका संस्कृत का क्या आपका भाषा आपका बहुत ही आपका पुराना है। पूछेगा आपसे ग्रीक भाषा से कौन सा भाषा सबसे पुराना है, आपका संस्कृत है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची मतलब कह रहे हैं लेखक जी कि जिस रूप में आज यहाँ हम तक पहुंची है कौन आपका संस्कृत भाषा, उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस तरह से आज हम लोगों के बीच अनेक तत्व अनेक चीज हम लोगों के पास जो हम लोगों के पास पहुंची है, उसे केवल किसका देन है, किस भाषा का देन है आपका संस्कृत भाषा का आपका देन आपका। ग्रीक और लैटिन भाषा है लोगों को सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहता है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ समान अवश्य। मतलब कह रहा है लेखक जी कि ग्रीक और लैटिन भाषा कहीं ना कहीं बहुत सदियों से चला रहा है, निसंदेह में कोई इसमें संदेह नहीं है कि ग्रीक और लैटिन भाषा क्या आपका बहुत दिनों से आपका चला हुआ आ रहा है। इस ग्रीक और लैटिन भाषा में कहीं तरह से क्या आपका अभिन्न नहीं, कहीं एक तरह से क्या आपका ग्रीक और लैटिन भाषा कहीं एक तरह से आपका दोनों आपका समान है। किंतु समस्या यह था कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया। मतलब कहने का अर्थ समस्या यह था कि दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता व्यक्त कैसे, दोनों भाषाओं में सबसे अच्छा भाषा कौन सा व्यक्त कैसे किया जा सकता है। ये तो हम लोग जानते थे कि दोनों भाषा एक तरह से समान है, लेकिन ये एक तरह से क्या था, एक तरह से एक समस्या था कि दोनों भाषाओं में विद्यमान भाषा कौन, अच्छा भाषा इसमें से आपका कौन है, अच्छा भाषा मतलब जो चल रहा है वो भाषा आपका कौन है, क्या आपका समस्या आपका एक तरह से आपका समस्या था। कभी ऐसा होता कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन भाषा के रहस्य को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता। लेखक जी पहले ही बोल दिया ग्रीक और लैटिन भाषा के एक तरह से दूसरे से भिन्न आपका नहीं। यानी कहने का है कि जब ग्रीक भाषा के कुछ प्रक्रिया निर्माण करने का बारी आता था तो लैटिन का सहारा ले लिया जाता था। जब लैटिन का आपका भाषा का कुछ निर्माण करने का प्रक्रिया आता था तो ग्रीक का भाषा का क्या किया जाता था, सहारा आपको ले लिया जाता था। कहने का अर्थ है एक के बिना एक आपका एक तरह से कहा जाए तब कोई भी आपका चीज आपका निर्माण आपका नहीं हो पा रहा था। उसके बाद गैथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी टाइटूरिक भाषाएं पुरानी कैलेथिक तथा साल्वा भाषा का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। फिर बाद में कौन सा भाषा आ गया क्या, गैथिक और एंग्लो सैक्सन जैसे टाइटोनिक भाषा पुरानी कैलेथिक भाषा क्या एक तरह से आपका ये भी आ गया। पहले से ग्रीक और लैटिन नहीं था, बाद में क्या इन सब आपका भाषाएं आ गए। अब इस सब भाषाओं में पारिवारिक संबंध कहीं तरह से न कहना आपको अच्छा नहीं था। मतलब कहने का अर्थ है कि एक तरह से कहा जाता सही भाषा क्या था, एक तरह से परिवार की तरह आपका स्वीकार करने में कहीं से निसंदेह आपका। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, लेखक जी कह रहे हैं कहीं न कहीं इन सब जो भाषाओं में आपका एक तरह से आपको समानता कैसे आ गई जानना पड़ेगा। और समानताएं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया। यानी कहने का समानताएं तो है लेकिन अंतर का है, किस कारण से अंतर आपका पड़ गया। हम तो जाने की सही भाषा आपका एक ग्रीक लैटिन जो नया भाषा आया है लेकिन एक तरह से समान है, लेकिन इसमें असमानताएं कैसे बढ़ गया ये क्या करेंगे हम लोग एक तरह से लेकिन जो अपना करें कि अंतर इसमें कैसे हो गया, ये कैसे आपका बढ़ गया। यह रहस्य बनी ही रहा। इसी कारण से अनेक हेतुवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सर्वत्र विपरीत है। मतलब कहने का अर्थ है एक तरह से बहुत ऐसे जो व्यक्ति थे क्या थे वो उठ खड़ा हुए कि भाषा विज्ञान एक तरह सबका सब एक ही था, जितना भी भाषा था एक तरह से क्या था सब एक ही था, लेकिन अलग अलग क्या कैसे था।
किंतु जैवी इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी, तत्काल लोग एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। ये भाषा तो आपका चलिए यार, आप जैसा ही आपका संस्कृत का आगमन हो गया तो लोगों के बीच क्या हुआ, एक तरह से एहसास, एक तरह से लोगों के बीच क्या हुआ, आपका एहसास और प्रकाश की गर्मी होने लगा। एक तरह से इस सब भाषा था, और संस्कृत भाषा कहाँ से आपका आ गया। और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। इसी से संस्कृत भाषा आने के बाद क्या है, भाषाओं का पारस्परिक संबंध आपका एक तरह से आपका स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन भाषाओं के अग्रज है। एक तरह से कहा जाए संस्कृत इन भाषा से क्या, एक तरह से कहा जाए तो पुराण, संस्कृत जो था ग्रीक और लैटिन भाषा से क्या, एक तरह से आपका पुराण था। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सके जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वत्र भुला दी गई। यानी कहने का अर्थ है जो ग्रीक और लैटिन भाषा में जो शब्द नहीं था वो हम लोगों को वो चीज, वो भाषा और शब्द हम लोग कहाँ से मिल गया, संस्कृत से। क्योंकि ग्रीक और लैटिन भाषा में वो शब्द मिटा दिया गया। यानी कहने का अर्थ है जो बहुत ऐसा शब्द था ग्रीक और लैटिन में वो शब्द आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे ही संस्कृत का आगमन हुआ क्या हुआ, वो सब भाषा हम लोग को देखने को मिलने लगा। संस्कृत इसलिए देखने को मिला तो संस्कृत क्या था, बहुत ही पुराना भाषा था। यदि आपके लिए संस्कृत का आगे और लैटिन का इंग्लिश एक ही शब्द मिल जाता है, कहने का देखिए संस्कृत में क्या होता है, आग को अकिन कहा जाता है, लैटिन में आग को इंग्लिश कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है शब्द क्या होगा, एक ही तरह से है, एक ही तरह मिलता है। निर्भरता रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों को अज्ञान का ज्ञान हो चुका था। एक तरह से कहा जाए कि इस निष्कर्ष यहाँ तक पहुंच गया कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों को अज्ञान के ज्ञान, मतलब आर्य जो समाज था उनको आग का ज्ञान एक तरह से आपका हो चुका था। निष्कर्ष यही ना पहुंच रहा है कि जो आर्य समाज थे एक तरह से अज्ञान का उनको बारे में वो पता था। साथ ही लिथुआनियन, उग्निश और स्कोटिश भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाता है कि साल्वा एवं टाइटोनिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वह कालांतर में अगिन के लिए दूसरे शब्द क्यों ना गढ़ लिए गए। मतलब कहने का अर्थ है कि जो इसके बाद जो भाषा आए उनको भी आग के बारे में पता था, लेकिन अपने लिए आग को वो अपने भाषा में दूसरा नाम का गढ़ लिए थे। ऐसा कौन कह रहे थे, लखन जी कह रहे। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मन मिल जाते हैं, और यह बात पाना सवाल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे प्राप्त रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वत्र लुप्त हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है, लेकिन जी कह रहे हैं कि एक तरह से कहा जाए तो कोई भी भूभाग पर एक शब्द पनपता है और एक शब्द क्यों मुरझा जाता है। लेखक जी कह रहे हैं कि एक भूभाग पर कोई भी चीज बहुत अच्छा खिलता है, कोई भी कुछ भी चीज लगाई, एक भूभाग पर अच्छा हो रहा है और दूसरे भूभाग पर क्यों मुरझा जाए। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहे कि आर्य लोग अनेक शाखाएं विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे। कह रहे हैं कि अब कल्पना कीजिए कि आर्य समाज के जो लोग थे अन्य खंडों विभक्त थे, फिर भी क्या थे, वो चूहे के बारे में जानते थे। या नहीं तो हमें आर्य भाषा के शब्दकोश देखने होंगे। कह रहे हैं कि आर्य भाषा क्या देखना पड़ेगा, शब्दकोश देखने होंगे कि आखिर कैसे उनको पता था। अनेक खंडों में विभक्त होने के बाद भी आर्य समाज क्या था, चूहे के बारे में जानता था। लेखक जी कह रहे हैं नहीं तो क्या देखना पड़ेगा, उनका जो शब्दकोश होता है उसको देखना पड़ेगा कि हाँ सही में कब से आपका चूहे के बारे में जानते थे। वहां हमें पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसा क्या कहा जाता है, वहां पाएंगे कि आर्य भाषा में आर्य समाज के लोग संस्कृत में इसे मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी साल्वेनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते। पूछेगा आपसे कि संस्कृत में मूस को क्या कहा जाता था, मूसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूसा कहा जाता है। और ग्रीक में भी क्या कहा जाता है, मूसा। इससे हमें इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने ही नहीं आपूर्ति भारत के तीर्थ क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं,
चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कोई घपला ना हो जाए। मतलब उस समय चूहा ज्ञात था, उसका मूस इसलिए नाम रख दिया था कि अन्य जो कीट पतंग थे उसमें क्या चूहा का नाम घपला ना हो जाए। क्या कीट पतंग तो बहुत रहते, अगर चूहा का नाम अगर नहीं रखा जाता तो क्या होता, उस समय कीट पतंग में चूहा क्या होता, घपला हो जाता। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पचिकारी के अनेक चित्र की भांति आर्य के विभाजन से पूर्व की सभ्यता और संस्कृति अवस्था के कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। यानी कहने का अर्थ है कि आर्य समाज जब नहीं टूटा था उस समय एकदम जोड़ जोड़ के जो कांच जो पत्थर होता है तोड़ने के बाद उसको एकदम अच्छी तरह से जोड़ जोड़ के आर्य समाज के बारे में आर्य समाज को चित्र बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत एवं यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्य की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि थी। यानी कहने का अर्थ है कि आर्य समाज के बारे में जानने के लिए, आर्य समाज के मूल भाषा को ढांचा को खड़ा करने के लिए यूनान, भारत, इटली, जर्मनी के बिखरे अवशेषों के आधार पर आर्य समाज की भाषा को खड़ा किया जा रहा था। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितने पीछे हटना होगा। यानी कहने का अर्थ है, लेखक जी कह रहे हैं कि आप ही अंदाज लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषा, इन तीनों भाषाओं को जानने के लिए हम लोग कितने पीछे जाना पड़ेगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे के से पृथक हुई थी और यह भी कि उस सुदूर अतीति में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है। मतलब कहने का अर्थ है, लेकिन कह रहे हैं कि हम लोग वहां तक स्तर पे पहुंचना होगा जहां हिंदू, ग्रीक, यूनान आदि शक्तिशाली जातियां क्या होती है, एक दूसरे अलग आपका हुआ, तभी क्या हो सकता है हम लोग संस्कृत के बारे में, चाहे अन्य भाषा के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानकारी हम लोग को हो सकता है। जो चिंतन परंपरा के प्रवाह को उतार चढ़ाव से घिस मजकर चिकनी स्पष्ट हो चुकी थी, हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम, ग्रीक, एसीम जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती है। यानी कहने का अर्थ है, जिस समय अनेक जो आपका जाति थे एक दूसरे से आपके बिछड़ गए थे, उस समय प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी एक असीम और ग्रीक में एसीम जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असीम जैसे शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाए। यानी असीम मतलब होता है मैं हूं, इसमें असीम भाषा जैसे शुद्ध और उपयुक्त भाषा शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता हूँ या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु असीम मैं हूं यह क्रिया तो केवल आर्य भाषा में ही उपलब्ध हो सकती है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ से कि आर्य भाषा में असीम का अर्थ होता है मैं हूं, मतलब कह रहे लेकिन अन्य भाषा में मिल सकता है, लेकिन केवल मैं हूं आर्य समाज में ही मिल सकता है। संस्कृत में होता असीम मतलब होता है मैं हूं, असीम मतलब क्या होता है मैं हूं, केवल आपको किन भाषा में मिल सकता है, लेकिन आर्य समाज के लोगों की भाषा में ही आपको मिल सकता है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थ में इतिहास मानता हूँ। लेखक जी कह रहे मैं इसी खोज को, इसी के बारे में जानने के हम क्या मानते हैं, हम इतिहास मानते हैं। और यह एक ऐसे इतिहास है जो राज्य के दुराचार और अनेक जातियों की क्रूरता की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पाठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक का परिचायक है। लेखक जी कह रहे हैं कि एक भाषा बोलना इतना कठिन होता है कि माँ के दूध पीने से भी बढ़कर क्या होता है, एक तरह से आपका एकात्मक परिचायक आपका होता है। ये बात कौन कह रहे हैं, तो लेखक जी आपका कह रहे हैं है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूपी से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सेक्सन
भाषा है। यानी कहने का अर्थ है भारत का जो पुरातन भाषा है वो क्या आता है आपका, एक तरह से आपका संस्कृत है, लैटिन है, आपका ग्रीक आपका है। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते। एक तरह से कहा जाए तो ये एक तरह से एक ऐसा भाषा है जो ये भाषा अगर नहीं रहता तो क्या भारतीय भाषा अध्ययन हम लोग कभी नहीं पढ़ पाते। और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी ना पढ़ पाता तो भी हमें इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भाषा कभी नहीं सीख पाती। यानी कहने का अर्थ है अगर हम लोग यही 3 भाषा या 4 भाषा हम लोग सीख लेते तो और भी कोई भाषा हम लोग को सीखने की जरूरत हम लोग नहीं था। लेखक जैसा कह रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि अगर हम ये भाषा हम लोग नहीं पढ़ पाते तो क्या भारत के बारे में हम कुछ हम लोग नहीं जान पाते। और लेखक जी यह भी कह रहे हैं कि अगर ये हम लोग भाषा पढ़ लिए हैं तो हम लोग कोई भी भाषा चाहे और भी कोई अलग भाषा हम लोग को सीखने की कोई जरूरत हम लोग को नहीं है। संस्कृत भाषा और उसकी साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक, कह रहे हैं कि यह साहित्य क्या आपका 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। यूनान रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा क्या आपका 3000 साल से भी क्या आपके एक तरह से आपका अधिक आपका फैला हुआ काल का आपका फैला हुआ है, जो यूनान और रोम के साहित्य से भी क्या एक तरह से आपका विशाल आपका है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक संध्या कक्षा में हमारी एक मास्टर डॉक्टर, लेखक जी कह रहे एक दिन के बात याद है कि हमको मन नहीं लगता, बहुत गर्मी था तो मन नहीं लग रहा। तो समय शाम के समय था, लेखक जी क्या किए, एक विद्यालय था, वही भी क्या डॉक्टर मास्टर साहब थे, डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के ही है, जर्मन और रूसी के सर्वत्र समान थी। लेखक जी का मन नहीं लगा था, लेखक जी गर्मी के मौसम था, लेखक जी टहलने चल गए थे। तो शाम का समय था, डॉक्टर कली एक मास्टर था, वो क्या बता रहे थे कि लैटिन और ग्रीक भाषा से भी क्या एक तरह से एक ऐसा भाषा है जो रूसी और जर्मन भाषा के एक तरह से समान है। तो ये सोच के कोई भी बात सोचेगा तो एक तरह से आश्चर्यजनक हो गया। तो लेखक जी क्या हुआ, ये सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में है और कुछ मजाकिया बात कर रहे हैं। उस लेखक जी सुनते एक तरह से कहा कि नहीं, जो मास्टर साहब वो मजाक कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम समान था हटा दिया। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक का परिचायक है। लेखक जी कह रहे हैं कि एक भाषा बोलना इतना कठिन होता है कि माँ के दूध पीने से भी बढ़कर क्या होता है, एक तरह से आपका एकात्मक परिचायक आपका होता है। ये बात कौन कह रहे हैं, तो लेखक जी आपका कह रहे हैं है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूपी से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सेक्सन भाषा है। यानी कहने का अर्थ है भारत का जो पुरातन भाषा है वो क्या आता है आपका, एक तरह से आपका संस्कृत है, लैटिन है, आपका ग्रीक आपका है। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते। एक तरह से कहा जाए तो ये एक तरह से एक ऐसा भाषा है जो ये भाषा अगर नहीं रहता तो क्या भारतीय भाषा अध्ययन हम लोग कभी नहीं पढ़ पाते। और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी ना पढ़ पाता तो भी हमें इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भाषा कभी नहीं सीख पाती। यानी कहने का अर्थ है अगर हम लोग यही 3 भाषा या 4 भाषा हम लोग सीख लेते तो और भी कोई भाषा हम लोग को सीखने की जरूरत हम लोग नहीं था। लेखक जैसा कह रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि अगर हम ये भाषा हम लोग नहीं पढ़ पाते तो क्या भारत के बारे में हम कुछ हम लोग नहीं जान पाते। और लेखक जी यह भी कह रहे हैं कि अगर ये हम लोग भाषा पढ़ लिए हैं तो हम लोग कोई भी भाषा चाहे और भी कोई अलग भाषा हम लोग को सीखने की कोई जरूरत हम लोग को नहीं है। संस्कृत भाषा और उसकी साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक, कह रहे हैं कि यह साहित्य क्या आपका 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। यूनान रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा क्या आपका
3,000 साल से भी क्या एक तरह से आपका अधिक आपका फैला हुआ काल का आपका फैला हुआ है, जो यूनान और रोम के साहित्य से भी क्या एक तरह से आपका विशाल आपका है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक संध्या कक्षा में हमारी एक मास्टर डॉक्टर लेखक जी कह रहे एक दिन के बात याद है कि हमको मन नहीं लगता, बहुत गर्मी था तो मन नहीं लग रहा था। समय शाम के समय था। लेखक जी क्या किए, एक विद्यालय था, वह भी क्या डॉक्टर मास्टर साहब थे, डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के ही है, जर्मन और रूसी के सर्वत्र समान थी। लेखक जी का मन नहीं लग रहा था। लेखक जी गर्मी के मौसम था, लेखक जी टहलने चल गए थे। तो शाम का समय था, और डॉक्टर कली एक मास्टर था, वो क्या बता रहे थे कि लैटिन और ग्रीक भाषा से भी क्या एक तरह से एक ऐसा भाषा है जो रूसी और जर्मन भाषा के एक तरह से समान है। तो ये सोच के कोई भी बात सोचेगा तो एक तरह से आश्चर्यजनक हो गया। तो लेखक जी क्या हुआ, ये सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में है और कुछ मजाकिया बात कर रहे हैं। उस लेखक जी सुनते एक तरह से कहा कि नहीं, जो मास्टर साहब वो मजाक कर रहे हैं। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम समान था जी क्या किए कि फट दिन उठ के श्याम पट यानी बोर्ड पर क्या किए, सर्वनाम, संख्यावाचक शब्द क्या किए, धातु रूप ये सब क्या किए बोर्ड पर वो लिख दिए। और उनके सामने लेखक जी नतमस्तक हो गया, यानी वो बात मानने को तैयार हो गए कि अनेक भाषा भी होती है। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। लेखक जी कह रहे हैं कि भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए भी आवश्यक मानता हूँ। कि भारत के जो बारे में जो प्रकार का सुनिश्चित ज्ञान होगा एक तरह से क्या आपका इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानते हैं। कौन था आपका लेखक जी। भारत के साथ हमारा परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धारणाएं बदल चुकी है। मतलब कह रहे हैं कि भारत के साथ जो हमारा परिचय हुआ है इससे क्या हुआ है, यूरोपवासियों की धारणाएं क्या हुआ एक तरह से आपका बदल चुकी है, बहुत विस्तृत हो गई है। क्या यूरोपवासियों क्या एक तरह से धारणा और विस्तार भी क्या है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था वास्तव में हमें उससे कुछ भिन्न समझा जाता। लेखक जी कह रहे हैं कि पहले हम लोग कुछ अलग समझा जाता था और हम लोग बस कहीं ना कहीं अलग समझा जाता, आज क्या है एक तरह से आपका भिन्न समझा जाता है। कल्पना कीजिए, लेखक जी कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या कोई एक छोटा मोटा प्रलय आ गया या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल है भूल जाए तब 2-3 हज़ार वर्ष बाद उन्हें आकस्मिक मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसे ही अंग्रेजी भाषा और उसके सहित विद्यमान था। लेखक जी कह रहे हैं कि एक कल्पना कीजिए कि अमेरिका के लोग एक छोटी मोटी प्रलय में क्या हो, एक तरह से छोटी मोटी प्रलय आ जाए, भौगोलिक उथल पुथल आ जाए, वो क्या एक तरह से वो भूल जाए कि अमेरिका के लोग अंग्रेजी मूलतः बोलते थे और एक तरह से एक साहित्य कुछ दिनों के बाद या आकस्मिक घटना के बाद उनको पता चले कि हाँ कि हम लोग अंग्रेजी बोलते थे, तो एक तरह से क्या हो, चाहे अंग्रेजी मूल निवास थे तो एक तरह से क्या हो उनमें एक आश्चर्यजनित आपका एक तरह से आपका भाव आपका उत्पन्न आपका हो जाएगा। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई। लेखक जी सब वही कह रहे हैं कि हमारे साथ वैसा ही हो गया था कि हम लोग को पता नहीं था, एक तरह से क्या हो संस्कृत भाषा हम लोग के सामने आ गया। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ा। लेखक जी कह रहे हैं कि हम लोग आध्यात्मिक चेतना में क्या है, एक नया अध्याय हम लोग को जुड़ा और हमारी भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार उठी। क्या उनके जो भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां थी फिर से साकार हो उठी किस भाषा से, तब संस्कृत भाषा से। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया है जो बात भी नहीं है। मतलब संस्कृत की जो आर्य भाषा के अध्ययन से हमारे लिए बहुत चीज़ क्या एक तरह से उनको बहुत चीज़ के बारे में बातों के बारे में उनको ज्ञान आपका हो चुका था। इससे मानव जाति के बारे में हमें विचार व्याप्त और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने ही नहीं सीख
पाते। एक तरह से कहा जाए कि जो संस्कृत भाषा आया है इससे क्या हुआ है कि अपने परिवार के या अजनबियों के एक तरह से एक दूसरे से क्या गले लगने का मौका मिल गया है। अप्रति इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है। एक तरह संस्कृत भाषा आने के बाद जो मानव जाति के संपूर्ण इतिहास के वास्तविक रूप को क्या कर दिया, एक तरह से प्रकट करना आपको सिखा दिया है। जो पहले नहीं हो पाया था, पहले क्या था आपका नहीं हो पाया था, संस्कृत भाषा आने के बाद क्या हुआ आपका संभव हो सका था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वो संस्कृत के साहित्य के बिना कदापि नहीं प्राप्त किया जा सकता थे। लेखक जी कह रहे हैं कि हम लोग जो भाषा विज्ञान के बारे में जो अभी हम लोग जो जाने हैं, अगर संस्कृत नहीं आता तो हम लोग इतना हम लोग के बारे हम लोग को पता नहीं हो सकता था। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को अपने वास्तविक पूर्व को पहचाने। एक तरह से कहा जाए मानो हम लोग पुराने चीज़ को क्या कर रहे हैं, एक तरह से पुराने चीज़ को हम लोग पहचान रहे हैं। इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। क्या इस जो फ्रेंच उक्ति को क्रिया मतलब कार्य करने योग्य क्या करता है आपको बनाता है, कौन सा भाषा आने के बाद, संस्कृत भाषा आने के बाद। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपने वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी। इस तरह से क्या होता है, मनुष्य सबको पता चल जाता है कि इस सब खोज करने से कि हम लोग जीवन कहाँ से आरंभ हुआ था, हम लोग कहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है, एक तरह से पता चल जाता है। अब हम सब पूर्व से आए हैं, हम लोग क्या है बहुत ही पुराने हैं, बहुत पुराने से आए हैं, पुराने हैं हम लोग। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वो हमें पूर्व से मिले हैं और पूर्व को पहचान लेने से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया। लेखक जी कह रहे हैं कि हम लोग क्या है पुराने हैं, हम लोग पूर्व से आए हैं और जो हम लोग के जो मूल्यवान वस्तु एक तरह से हम लोग को पुराना ही है। भले ही वह प्रचार विद्या विषाद न भी हो तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नाना विद्या स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि हम लोग जैसे पता चल जाएगा, पता चलने के बाद क्या होगा, एक तरह से पुराने घर की ओर लेखक जी जा रहे थे। चाहे हम लोग भी और कोई चीज़ हम लोग को भुलाया हुआ रहता है, अगर अचानक मिल जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आश्चर्यजनक हो जाते हैं और वहाँ पे हम लोग जाने का प्रयास हम लोग करते हैं। सेम उसी तरह क्या था आपको संस्कृत आपका भाषा था। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बचाए इसके कि आपके दिल बैठने लगे। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसे ही अनुभव हो सके जैसे कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स के उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की थी अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। एक तरह से लेखक जी कह रहा है कि हम अगर आप एक बार कोई चीज़ देखते हैं तो एकदम आश्चर्यजनक हो जाते हैं। एक तरह से कोई भी चीज़ अगर आपको सामने जो आप नहीं देखे हैं, अगर एक बैग देखने पे क्या होता है आश्चर्यजनक आपका हो जाता है और कितना मतलब बहुत अंदर से क्या होता है आपका खुशहाल आपका मन आपका हो जाता है। तो उसी तरह लेखक जी कह रहे हैं कि हम एक बात बता रहे हैं कि बहुत 100 वर्ष पहले की बात है कि सर विलियम जोन्स जो थे क्या थे, इंग्लैंड के यात्री थे, और क्या वो समुद्र से भारत की तरफ वो आ रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ था।